मंच पर बैठे सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट जयरामन सर, सीएसआईआर के डायरेक्टर अचंता सर, शैलजा मैडम एंड तबस्सुम मैम, आप सभी को प्रणाम करता हूं मैं। और सामने बैठे हुए मेरे जो भी छोटे या बड़े भाई बहन हैं, आप सभी का अभिवादन। मैं अभी तक जहां भी थोड़ा बहुत मैं बोल पाया हूं, कोशिश मेरी रहती है कि मैं ऐसा बोलूं कि आत्मा से बोलूं और आपकी आत्मा तक अपनी बात पहुंचाऊं। सीएसआईआर के कैंपस में हम लोग खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि बात विज्ञान की होनी चाहिए, लेकिन ये भारत देश जो कभी बहुत वैज्ञानिक रहा, जिसके पुराणों में पुष्पक विमान तक की चर्चाएं रहीं, जिसके 5,500 साल पहले जो महाभारत की लड़ाई हुई उसमें ऐसे ऐसे दिव्यास्त्रों और अग्नेयास्त्रों की चर्चा हुई, आज उस देश को तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद भी छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी के लिए पश्चिम की तरफ देखना पड़ता है। और जो 5,000 सालों का हमारा गौरवशाली इतिहास रहा, शायद हमें पश्चिम की तरफ इसलिए देखना पड़ता है कि हमने, जो अल्लामा इकबाल की कविता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये बात बिल्कुल सही है कि कभी हमारी हस्ती थी, कभी हमें सोने की चिड़िया माना गया, लेकिन हमारी हस्ती धीरे धीरे कैसे मिटती चली गई और हम कैसे गरीब देशों में शुमार होने लगे, कैसे जो है हंगर इंडेक्स में हमारा नाम आने लगा, कैसे करप्ट देशों की सूची में हमारा नाम शुमार होने लगा। जब इसके बारे में सोचते हैं तो बड़ी निराशा होती है। मैं कोई राजनेता या कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं जो यहाँ कोई पैकेज दे के जाऊंगा या हौसले की बात कर जाऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत जरूर आज आप लोगों को जगाने की कोशिश करूंगा मैं। जितना नुकसान 3,000 साल की गुलामी ने नहीं किया, उतना नुकसान भारत देश में एक धारणा ने किया, और वो ये धारणा है कि संसार, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब मोह माया है। और इस धारणा ने हमारी वैज्ञानिकता को भी अंदर तक डुबो दिया। यहां तक कह सकते हैं कि जैसे टाइटैनिक समंदर में डूब गया, उसी तरीके से हमारी वैज्ञानिक सोच भी कहीं डूब गई और हम पूरे तरीके से एक अंधविश्वास में भरोसा करने वाले देश बनकर रह गए। जब इस देश में सप्तऋषियों की बात की जाती है, उनकी वैज्ञानिक खोजों की बात की जाती है, जब इस देश में बुद्ध जैसे, महावीर जैसे प्रामाणिक लोग पैदा हुए, जिन्होंने बुद्ध के अध्यात्म के बारे में तो आप लोग जानते हैं, लेकिन बुद्ध की वैज्ञानिक खोजों के बारे में आप लोग शायद नहीं जानते हैं। मैं एक दो चीजें याद दिला देता हूं। आज पूरे जापान में और पूरे चीन में जो आप ये देखते हैं एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और तमाम बीमारियों को ठीक करने की जो कला या जो नेचुरोपैथी आप देखते हैं, ये सारी बुद्ध की दी हुई चीजें हैं। बुद्ध से पहले इस धरती पे उस तरह की चीजों को कोई ले नहीं आ पाया था। तो बुद्ध एक बहुत बड़े साधक तो थे ही, बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। और एक और बुद्ध ने तरीका ढूंढा था, खोज की थी, क्योंकि बचपन से उनके अंदर अध्यात्म था, उनको बुद्ध होना ही था। तो जब उनके पिता उनको पूरे तरीके से एक योद्धा के रूप में, एक राजा के रूप में तैयार करना चाहते थे, तो बुद्ध ने नए तरीके इजाद किए कि आदमी को कैसे मारा जाए कि वो मरे नहीं, लगे कि मर गया, लेकिन थोड़े टाइम में फिर वो चेतना में आ जाए। तो ये जितने आपने देखे हैं जूडो, कराटे, या कोई एक आजकल आप साउथ ईस्ट एशियन मूवीज में देखते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दबा दिया आदमी मूर्छित हो गया, ये सारी खोजें बुद्ध की दी हुई हैं। आप लोग बुद्ध के बारे में पढ़ना। खैर, बात विज्ञान की हो रही है, तो विज्ञान के बारे में मैं बात करूंगा। मूलतः देखिए, आदमी 3 तलों पे जीता है।
पहला तो तल है जो मैं मानता हूं पशुओं का तल है, कि जैसे पशु पूरे पूरे पैदा होते हैं, जैसे पैदा होते हैं वैसे ही बड़े हो जाते हैं। दूसरा तल है बुद्धों का, जो इस दुनिया में जिस संभावना के लिए आते हैं उस संभावना को प्राप्त कर लेते हैं। कोई बुद्ध होने के लिए आता है, पैदा हमारे आप जैसे होता है लेकिन बुद्ध हो जाता है। कोई गांधी होने के लिए आता है, गांधी हो जाता है। कोई कबीर बनने के लिए आता है, कबीर बन जाता है। कोई आइंस्टीन बनने के लिए आता है, बन जाता है। कोई बर्नार्ड शॉ बनने के लिए आता है, बन जाता है। लेकिन उसके बीच में एक तल है, वो हम मनुष्यों का है, जो काफी हताशा, निराशा, तनाव, महत्वाकांक्षा, अकेलापन, कुछ पा लेने की जिद, कुछ अचीव कर लेने का गम, चिंता, उस तनाव में जो हम खड़े हैं वो ये हमारा तल है, जिसके लिए हम इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि एक गांव में देर रात एक बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ, मेरे घर में आग लगी है, मुझे बचाओ, मेरे घर में आग लगी है। तो सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए और सबने पूछा कि अम्मा आग कहाँ लगी, आग तो कहीं दिख नहीं रही है। तो वो बूढ़ी औरत, कहानी प्रतीकात्मक है लेकिन अपनी बात समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं। वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसी और उसने कहा कि आग तो तुम सबके अंदर भी लगी है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। तो जो मैं कह रहा था कि हम जो मनुष्यों का तल है, जो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं आग धधक रही है। तो लोगों ने कहा कि किस आग की बात कर रही हो अम्मा? तो उसने कहा कि तुम लोगों को सिर्फ एक आग के बारे में पता है, जिसे विज्ञान की बाल्टी से तो बुझा सकते हैं पानी भर के, लेकिन जो अंदर की आग है उसके बारे में तुम लोगों को पता नहीं। मैं अपनी बात यहां से शुरू करना चाहूंगा कि जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है वो हमें इंटेलिजेंट या एक चैतन्य आदमी नहीं बनाता, एक प्रेम से भरा हुआ आदमी नहीं बनाता। हमें ज्यादातर ये सिखाया जाता है कि हम चीजों को मेमोराइज कर लें, हम चीजों को याद कर लें। और मैं मानता हूं कि आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक अपना डेली रूटीन भी भूल जाते थे। एक कहानी है, मैंने पढ़ी है कहीं, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, आजकल सोशल मीडिया सबके हाथ में है, कि आइंस्टीन टैक्सी में बैठे और अपना घर ही भूल गए। तो ड्राइवर ने पूछा कि कहाँ जाना है आपको? तो उनको अपना एड्रेस ही याद नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन के घर पहुंचा दो। तो उसने बोला अच्छा ये बात है, पहुंचा देता हूं। तो शहर के टैक्सी वाले को अल्बर्ट आइंस्टीन का घर का एड्रेस पता था। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि बहुत कोई अच्छी मेमोरी का आदमी हो तो उसे बहुत इंटेलिजेंट मत समझ लेना। बहुत मीडियाकर लोग होते हैं ऐसे। जो बहुत जीनियस आदमी होता है उसकी मेमोरी अक्सर बहुत कमजोर होती है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आजकल डिसिप्लिन के नाम पे बच्चों को, सबको कहीं ना कहीं दिमाग में ये बिठाया गया है कि जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है वो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। मैं ऐसा नहीं मानता। मेमोरी का इंटेलिजेंस से या इंटेलेक्ट से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं। और जब भारत में सन 75 की बात है, जब उन्नत बीज आने शुरू हुए थे, तब पश्चिम ने यह प्रिडिक्ट किया था कि अगले 40 से 50 सालों में हम दुनिया में यह साबित कर देंगे कि जिस तरह से अनाज के बीज आते हैं उस तरीके से आईवीएफ सेंटरों में बच्चे कैसे पैदा होंगे, उनके अंदर ये 10 कौन कौन सी बीमारियां होंगी जो कभी नहीं होंगी, और ये बच्चा 70 साल 80 साल की उम्र तक जिएगा ही। और फोटो पर उसकी जो पैकेट होगा आईवीएफ सेंटरों में, उस पर उसकी फोटो लगी होगी कि जब ये बच्चा पैदा होगा तो इसी कलर का होगा, इसकी आंख का कलर ऐसा होगा, इसका रंग रूप ऐसा होगा, ये इतने साल तक जिएगा ही। और आज जीन थेरेपी से ये संभव है कि कोई भी बच्चा, अगर उसके माँ बाप संपन्न हैं तो ये पता कर सकते हैं कि जब बच्चा कंसीव हुआ है और कंसीव होने के पहले वीक से ग्रो होने तक
क्या उसके अंदर कोई बीमारी है, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। अगर कोई बीमारी है तो जीन थेरेपी से उसको अल्टर करके ठीक किया जा सकता है। उसकी यहां तक कि वंशानुगत जो हेरिडिटरी के तहत जो उसको इनहेरिट होती हैं कुछ बीमारियां, उनको भी क्योर किया जा सकता है। अब विज्ञान यहां तक पहुंच पाया है। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यह है कि भारत जैसे देश में जो शिक्षा की पद्धति है वो अभी भी पूरी की पूरी जो है पीछे की तरफ ले जाती है, अतीतोन्मुखी है, यानी कि पास्ट की बात करती है। आज हम मार्स पर पहुंच रहे हैं, चंद्रमा पर हम बहुत पहले जा चुके हैं, लेकिन ये सारी बातें बहुत कुछ मुट्ठी भर लोगों को पता है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, आकाश गंगाओं के बारे में, पूरे यूनिवर्स के बारे में जो जानकारी एक एक बच्चे को पता होनी चाहिए, आज सोशल मीडिया ने एक अलग तरह का रेवोल्यूशन किया है, अलग तरह की क्रांति दी है। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं भी रैंडम 10 लोगों से पूछ लीजिए तो बहुत सारे लोगों को बेसिक ज्ञान भी नहीं है। वो बेसिक ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने, मैं अभी सर से कह रहा था, सर के केबिन में मैं गया था मिलने, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक बड़ी बुनियादी भूल की। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, उसमें सर्वोच्च सेवा आईएएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस, ये सब तो दिया। लेकिन मेरा ये मानना है आज कि उनको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस से भी ऊपर एक सेवा देनी चाहिए थी, आईटीएस, इंडियन टीचर सर्विसेज। और इंडियन टीचर सर्विसेज अगर वो दे पाए होते तो मैं शर्तिया कहता हूं कि भारत अमेरिका से कहीं बहुत शक्तिशाली राष्ट्र होता है। आज सारे लोग अमेरिका भाग कर क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? या दुनिया के जितने बड़े साइंटिस्ट हुए वो अमेरिका ही क्यों गए? एक कारण से कि अमेरिका किसी का देश नहीं है। अमेरिका भाग के अपना वतन, अपनी जमीन छोड़ के इकट्ठा हुए लोगों का देश है। इसलिए जब उनके अंदर एक गहरे से गहरी बात है कि जब कोई ऐसा आदमी आता है तो अमेरिका उसको गले लगा लेता है, उसको सहज ही पैसा दे देता है, उसको सहज ही जमीन दे देता है, उसको सहज ही लेबोरेटरी दे देता है, सब कुछ दे देता है। क्यों? क्योंकि एक कहानी, एक मार्कंडे काटजू बड़े नामी जज हुए सुप्रीम कोर्ट के, एक सभा में मैं गया था, उनको मैं सुन रहा था। ये अमेरिका वाली बात से मैं उस बात को कनेक्ट कर रहा हूं। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट में जज हुआ तो मेरे सामने एक मुकदमा आया जिसमें करीब 300-400 लोगों को जासूसी के केस में बंद किया गया था। और जब मैंने देखा कि वो 300-400 लोग जो जासूसी के केस में बंद थे, उनमें से एवरेज आयु जो थी लोगों की, किसी की 60 थी, 65 थी, 70 थी, 80-80 साल तक के लोग थे। तो मैंने पता किया कि भाई ये लोग क्यों आए। तो जो आईओ था उसने कोर्ट में बताया कि ये लोग ऐसा कहते हैं कि जब बंटवारा हुआ था तो बिछड़ गए थे, उसका गम अंदर से सालता रहता है, परेशान करता रहता है, इसलिए अपने पुरानी मिट्टी को, पुराने घर को देखने चले आए। तो मार्कंडे काटजू ने कहा कि कई बार कुछ जजमेंट के रेफरेंस नहीं होते, कई बार जो है हमें जज बनाया जाता है आत्मा से निर्णय देने के लिए। मैंने उसी वक्त उन 300-400 लोगों का जितना मुकदमा था सबको एक्विटल किया और सबको जासूसी के चार्ज से मुक्त किया और डिग्निटी के साथ उनको देश में घूमने की आजादी दी और उनको वापस लौटने की भी आजादी दी। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो अपने वतन को, अपनी मिट्टी को छोड़ के लोग अमेरिका जाते हैं, और आइंस्टीन जैसे लोग अमेरिका बस गए, अरविंद खुराना जैसे लोग जाके अमेरिका बस गए, तमाम ऐसे प्रतिभाशाली, कार्ल मार्क्स जैसे लोग जाके अमेरिका में रहे, बाद में जर्मनी लौटे, तो ये जितने विचारक हुए दुनिया के, ये सब अमेरिका जाके क्यों बस गए? सिर्फ इसी तरह से जैसे अमेरिकन लोगों ने अपना गम महसूस किया कि कभी हम भी अपनी मिट्टी छोड़ के आए थे, कभी हम भी यहाँ पे कुछ ढूंढने आए थे, कुछ पाने आए थे। ठीक उसी तरह के पाकिस्तानी लोगों की तरह की जो लोग अपनी दरो दीवार को, अपने घर की ईंटों को देखने आए थे, अपने कुछ पुरानी यादों में जीवित लोगों से मिलने आए थे। तो शायद जो अमेरिका के अंदर का जो विज्ञान है, मनोविज्ञान है, वो इसलिए आज अमेरिका $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया और हम कहीं $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इतने बड़े देश हैं, 70% आबादी हमारी युवा है,
लेकिन 70% आबादी युवा होने के कारण हमने पाया क्या? क्यों? क्योंकि युवा होने का मतलब शरीर से युवा होना नहीं होता। युवा होने का मतलब विचारों से युवा होना। युवा होने का मतलब हमारी एक वैज्ञानिक और एक प्रामाणिक सोच होना। और आज तक हमें यही पता है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं कि वैज्ञानिक सोच न होने के पीछे सबसे बड़ी बाधा क्या है। हमारे आप जैसे लोग या इस सभा में बैठे कुछ बच्चे भी इस बात पे आज सहज भरोसा कर लेते हैं कि कोई सांप काट दे तो कोई झाड़ फूक करने वाला बाबा ठीक कर देगा। कोई अगर जहरीला सांप काट ले तो आज तक कोई झाड़ फूक करने वाला बाबा ठीक नहीं कर पाया। लेकिन हमें यह नहीं पता है कि जो सांपों की 100 प्रजातियां हैं उनमें से 95 प्रजातियां जहरीली नहीं होती, लेकिन उन 95 के काटने से भी आदमी मर जाता है डर के मारे। लेकिन ऐसे किसी 95 प्रजातियों में से किसी सांप ने किसी को काटा हो, कोई झाड़ फूक वाले बाबा के यहां पहुंच जाए, वो ठीक कर देता है उसको और आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन वो 5 प्रजातियों के सांप ने किसी को काटा हो, आधे घंटे में आदमी मर जाता है, आधे घंटे क्या 20 मिनट में मर जाता है, चाहे कितना ही साहसी क्यों ना हो, कितना ही काम एंड क्वाइट क्यों ना हो, क्योंकि फिजियोलॉजी का एक सिस्टम है। तो कहने का मतलब यह है कि आज भी हमारे अंदर वैज्ञानिक सोच का अभाव है, नॉलेज का अभाव है, इसलिए हम झाड़ फूक पे इन तमाम चीजों पे भरोसा कर लेते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को यह ज्ञान हस्तांतरित भी कर देते हैं। यही हमारे जो शिक्षाविद थे, जो हमारे टीचर्स थे, जब अंग्रेजों का शासन था तो यूनियन जैक को सलाम करना सिखा रहे थे। शिवाजी के बारे में यहां तक अंग्रेजों के प्रभाव में, मुगलों के प्रभाव में इतनी बेहुदा टिप्पणियां की यहीं के लोगों ने, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो यहीं के लोगों ने अपना सुर बदल लिया। कहने का मतलब यह था कि युवा होने का मतलब या अध्यापक होने का मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी को इतना सशक्त और मजबूत बनाना होता है, या उसके अंदर कह सकते हैं कि आज अनुशासन के नाम पर टीचर क्लास में आता है और बोलता है कि बच्चे बहुत इनडिसिप्लिन हो गए हैं। मेरा यह मानना है कि बच्चों को गरिमा दीजिए, गौरव दीजिए, प्रेम दीजिए। मेरा यह मतलब नहीं है कि बच्चों को मैं कहता हूं कि नहीं वो जो कर रहे हैं करने दीजिए, नहीं। बच्चे या सीनियर स्कूल के हों, जूनियर स्कूल के हों, सबसे बड़ी एक और चीज मैंने अनुभव की है कि हम बच्चों को बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम अनुशासन उतना ही समझते हैं, हम जो कहें वो मान ले तो अनुशासन है, हम जो कहें वो नहीं मानता है तो अनुशासन नहीं है। इस धारणा ने भी बच्चों का बड़ा नुकसान किया है और शिक्षा का बड़ा नुकसान किया है। हमने वो प्रेम पूर्ण शिक्षा नहीं दी जिससे बच्चों के अंदर वो गरिमा, गौरव और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सके। हमने हमेशा बच्चों को दबाया, जहां दबाएंगे वहां विस्फोट होगा, जहां उसकी गरिमा नहीं देंगे वहां अपनी गरिमा वो दूसरे तरीके से पाना चाहेगा। आज की सोसाइटी में हस्बैंड वाइफ में भी मैंने देखा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, चूंकि इतना कंपटीशन का युग है कि खरीदना पड़ता है औरतों को। अगर किसी की बीवी जॉब नहीं करती, हाउस वाइफ है, तो पति उसे बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। ठीक उसी तरीके से हम डेवलपिंग नेशन है तो डेवलप्ड नेशन हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको पता है कि इन 100 चीजों में इस कंट्री को हमारे पास थक हार के आना ही है। तो जब राष्ट्र की बात होती है, देश की बात होती है, तो एक कंसोलिडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी बनती है। और कंसोलिडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंसोलिडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पानी की बाल्टी यहां से वहां उठा के रख देना नहीं है। सबसे बड़ी कंसोलिडेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है विचारों की ताकत, विचारों से नया होना, विचारों से वैज्ञानिक होना। अब जैसे एक और उदाहरण दूं मैं, हम यहाँ गंगा को, आज कुंभ चल रहा है, गंगा को, यमुना को, सरस्वती को, सब नदियों को माता मानते हैं। अब माता मानने के बाद हमने नदियों का हस्र क्या किया है? तालाब जैसा गंदे पानी का डबरा बना दिया हमने यमुना नदी को, जिसमें राजनीति तो होती है कि हम डुबकी लगा ले और हम बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में हम जाके चेकिंग करा रहे हैं अपनी। तो कहने का मतलब यह है एक लाइन में कि हम जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। इतनी ईमानदारी हमारे अंदर क्यों नहीं बची?
इसलिए नहीं बची कि हमें सिर्फ भरोसा करना सिखाया गया, हमें मानना सिखाया गया, हमें जानना नहीं सिखाया गया। अगर हमें यह सिखाया जाता कि जानो फिर मानो तो बात अलग होती, लेकिन हमें सिर्फ यह सिखाया गया कि हम कह रहे हैं इसलिए मान लो। जब तक ये शिक्षा पद्धति ऐसी रहेगी और जब हम इस तरह के डिसिप्लिन वाले बच्चों को अपने आंख के सामने देखना चाहेंगे, ज्यादा डिसिप्लिन जो होता है वो आदमी को मुर्दा बना देता है। आर्मी में आप देखते हैं उनको सिर्फ आदेश का पालन करना सिखाया जाता है, उनका एक ही काम है। लेकिन कोरे कागज का थोड़ा बहुत मूल्य होता है। मैं मानता हूं कि हो सकता है किसी बड़े प्रोफेसर से, बड़े टीचर से कोई एक बच्चा सामने बैठा है, वो ज्यादा मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि उसने अभी कुछ सीखा नहीं, उसके अंदर सीखने की हजार संभावनाएं मौजूद हैं। इसलिए कोरे कागज का थोड़ा बहुत मूल्य होता है, लेकिन जो प्रिंटेड कागज है, जो अखबार है, जो गुदा हुआ है, वो रद्दी के भाव बिकता है। इसलिए हमारी जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें मैं मानता हूं कि पूरे तरीके से आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि आज हमारे अंदर इतनी मुफलिसी है, इस देश में इतनी लाचारी है, दुनिया के और भी देशों में है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ है। पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट इंडिया से बुरे दौर में गुजर रहा है, एक आध देशों को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन इतनी मुफलिसी, इतनी बेचारी, इतनी हताशा, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बढ़िया होता तो ऐसा है क्यों? थोड़ा बहुत तो बेहतरी आती, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बुनियादी भूल हमारे एजुकेशन सिस्टम में पहले से बैठी हुई है। और उस कारण से मुझे लगता है कि एक नई शिक्षा पद्धति का दुनिया में आना बड़ा जरूरी है। और वो इसलिए जरूरी है कि एक नए मनुष्य के जन्म की दिशा तय हो सके। जो देश बहुत ज्यादा समझदार हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की, पश्चिम में और पूरब में ये सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन रहा। पश्चिम को अगर अध्यात्म को सीखना होता है तो उसको लौट के पूरब की तरफ आना पड़ता है, लेकिन जो पूरब अध्यात्म और विज्ञान दोनों से लबरेज था, दोनों से भरा हुआ था, उसका विज्ञान पश्चिम की तरफ ट्रांसफर कैसे हो गया? हम कैसे अवैज्ञानिक हो गए? सिर्फ एक कारण से कि हमने जानना बंद कर दिया, हमने खोजना बंद कर दिया, हमने यात्राओं पे जाना बंद कर दिया, हम अपने घरों में बैठ गए। और कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत बेईमान आदमी है, थोड़ा बहुत शरारती है, वो जब समाज में ज्यादा सफलता पा लेता है तो हम बड़ा कोसते करें। ये हम इतने शरीफ, इतने अच्छे, इतने यम नियम व्रत का पालन करने वाले, ये कैसे हमसे आगे निकल गया? तो सिर्फ एक कारण से आगे निकल जाता है कि आप जोखिम नहीं उठाते, वो जोखिम उठाता है। इसलिए हमारी चेतना इतनी मर गई कि हिंदुस्तान के किसी आदमी को अगर एक छोटा सा नाला भी पार करना हो तो इतिहास जानना चाहता है। हमने अननोन में छलांग लगाना बंद कर दिया। हम सब कुछ पक्का पक्का जीना चाहते हैं, सब कुछ रूल बुक से चलना चाहते हैं। तो जहां जितने रूल बुक से लोग चलते हैं उनके अंदर के प्राण उतने मर जाते हैं, और जो लोग जितने कम रूल बुक से चलते हैं उनके प्राण, उनके अंदर का जीवन उतना जिंदा रहता है। अगर आज बुद्ध महावीर की डेड बॉडी हमें मिल जाए तो उसका हम क्या करेंगे? कितना भी इत्र लगाएं, किसी काम की नहीं। हमें बुद्ध और महावीर के विचारों की कीमत पता होनी चाहिए कि हमें बुद्ध और महावीर के विचार और उनकी खोज, उसकी कोई प्रमाणिक अनखोजी हुई पांडुलिपि मिल जाए तो वो हमारे काम की है। सिर्फ इतना ही अंतर है वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक सोच में। हमारी सोच यह है कि हम शरीर को ज्यादा कीमती मानते हैं जो 3500 साल पहले गुजर गया, लेकिन 3500 साल पहले वो क्या देकर गए थे जो हमारे काम का आज हो सकता है, सिर्फ उतना ध्यान करने की जरूरत है। वही हमारे अंदर मिसिंग है, चेतना। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आदमी चेतना से भरे, और जो डिसिप्लिन के नाम पर हजारों साल की जो शिक्षा दी जा रही है उसकी जगह प्रेमपूर्ण शिक्षा दी जाए। उसके अंदर जो संभावना है, अगर वो कारपेंटर बनना चाहता है तो उसको ये फील कराया जाए कि कारपेंटरी भी बहुत ही सम्मान का काम है।
हमारे यहां हिंदुस्तान में लोगों को इतनी हे दृष्टि से देखा जाता है, अगर कोई आदमी कोई ऐसा प्रोफेशन चुन लेता है जिसमें बहुत सम्मान हासिल नहीं है, तो उसकी आत्मा मर जाती है। वो काम तो करता है लेकिन मरे हुए आदमी की तरह करता है। जरूरी है कि भाई गांधी और बुद्ध और महावीर की लाशें की जगह हमें तो भाई जिंदे लोग चाहिए, जिनके अंदर थोड़ी धड़कन हो, फड़कन हो, जो कुछ बोल सकें, बिगाड़ सकें, रास्ता बना सकें, रास्ता तय कर सकें। घाघ एक बहुत बड़े कवि हुए, उनकी एक कविता है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीकें चले कपूत, लीक छाड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। यानी कि आप लोग गांव में नहीं पले बढ़े हैं, मैं तो गांव में पला बढ़ा हूं। जब बरसात होती है और बैलगाड़ी या तांगा जाता है, घोड़ा गाड़ी, तो गीले जमीन पे दोनों पहियों के बीच लीक बन जाती है और बीच में जमीन थोड़ी सी उठ जाती है डिवाइडर की तरह। तो घाघ कहते हैं, तब तारकोल के रोड नहीं रहे होंगे, तब पक्की सड़क नहीं रही होगी जब घाघ रहे, तो उन्होंने कहा कि लीक लीक गाड़ी चले, लीकें चले कपूत। यानी गाड़ी एक लीक पकड़ लेती है, उस पर चलती है क्योंकि उसी पर रास्ता बन गया। और जो नालायक बेटा होता है वो भी लीक पे ही चलता है कि पिताजी की परचून की दुकान है तो बड़ा हुआ परचून की दुकान पे जाके बैठ गया, या पिताजी का खेती का काम है, आढ़त है, आढ़त पे जाके बैठ गया। उसने कोई क्रांति नहीं की, कोई खोज नहीं की, कोई नई चीज इजाद नहीं की, यानी कि लीक पे चल गया। और लीक छाड़ के कौन चलते हैं? तीन लोग। शायर, जाहिर सी बात है कि वो अपने मन का मौजी होता है, मौलिक होता है, वो सोचता है और जो सोचता है वही लिखता है। सिंह, शेर, आप लोगों को पता है जब शेर अपने शिकार पे दौड़ता है तो कई बार शिकार करते वक्त बहुत सारे सिंहों की मौत हो गई। कैसे? वो इतनी कटीली झाड़ियों से गुजरे कि शरीर फट गया लेकिन रास्ता नहीं बदला, शिकार करते वक्त उसी रास्ते पे गया। तो घाघ कहते हैं कि लीक लीक गाड़ी चले, लीकें चले कपूत, लीक छाड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। सपूत मतलब ऐसा बेटा जो अपना रास्ता खुद बनाता है, जो बाप के बैंक बैलेंस पे नजर नहीं रखता, जिसको लेना देना ही नहीं कि बाप ने क्या बनाया, जो ये सोचता है कि मैं बाप को क्या दे सकता हूं। ठीक वैसे ही जैसे सांसारिक आदमी जब पेड़ लगाता है तो पेड़ से फल और छाया के बारे में सोचता है, लेकिन जब कोई ऋषि मुनि या आत्मा से बड़ा आदमी पेड़ लगाता है तो वो समाज के बारे में सोचता है। पेड़ जमीन को कैसे रेगिस्तान होने से बचाएगा इसके बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता। उसको ये पता होता है कि शायद आज ये पेड़ मैं लगा रहा हूं तो इसकी छाया मुझे मिले या न मिले, लेकिन वो समाज के बारे में सोचता है, वो आम आदमी के बारे में चिंता करता है, वो राहगीरों के बारे में चिंता करता है कि मैं आज लगा रहा हूं तो कोई राहगीर जाएगा तो इससे इसको छाया मिलेगी। तो काफी वक्त मैंने लिया, मुझे लगता है कि मैं बोलूं तो बहुत घंटे बोल सकता हूं ऐसे। तो बात टीचिंग की, वैज्ञानिक और सोच की हो रही थी, तो अपना आखिरी जो दो पंक्तियां हैं वो आज डायरेक्टर साहब के कमरे में बैठा था तो एक बात बता रहे थे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो CSIR पहले दिया करता था, वो उनसे CSIR से लेकर के किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया, वैज्ञानिकता पुरस्कार के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर। तो मैंने उनसे शेयर किया कि मेरे भी एक बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन नहीं है, वो न्यूरो मेडिसिन के बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनील प्रधान। उनको भी साल 2004 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार उनको मिला था। तो मैंने सोचा कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र जरूर लिखूंगा, और मेरे बहुत सारे पत्रों का जवाब जो है उन्होंने दिया है। और मैं कोशिश करूंगा कि CSR के इस कैंपस से एक भावपूर्ण पत्र उनको लिखूं कि वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार CSIR को वापस से दें, और इसका गौरव CSIR के पास था, इसका गौरव CSIR के पास ही रहे। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।